आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाएंगे। कभी सोचा है कि जो भारत एक समय दुनिया की सबसे अमीर अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, वो अचानक गरीबी में कैसे डूब गया? आज हम उसी सिद्धांत की परतें खोलेंगे जिसने इस पूरी कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो देखिए, 18वीं सदी में भारत एक इकोनॉमिक पावर हाउस था, लेकिन सिर्फ 100 साल बाद वही भारत गरीबी और भूखमरी से जूझ रहा था। आखिर इन 100 सालों में ऐसा क्या हो गया? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाते हैं। तो इसकी कहानी शुरू होती है 1757 से, प्लासी के युद्ध के ठीक बाद, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि राजनीतिक कब्जा भी कर लिया। और बंगाल उस वक्त सच में सोने की चिड़िया था। और ये देखिए, कब्जे के बाद सिर्फ 7 सालों में, मतलब 1758 से 1765 के बीच, कंपनी के अफसरों ने यहां से 60 लाख पाउंड की जबरदस्त दौलत निकाली। उस जमाने के हिसाब से ये एक अविश्वसनीय रकम थी। अब इस रकम का अंदाजा लगाना है तो बस ये समझिए कि ये उस साल बंगाल के नवाब के कुल लैंड रेवेन्यू कलेक्शन से 4 गुना ज्यादा थी। तो ये बस एक छोटी सी झलक थी कि कैसे भारत का पैसा बाहर जाना शुरू हुआ था। तो जाहिर है, भारत से जो ये बेहिसाब पैसा बाहर जा रहा था, उसने हमारे शुरुआती दौर के राष्ट्रवादियों और विचारकों का ध्यान खींचा। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि देश लगातार और गरीब क्यों होता जा रहा है। और फिर इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सामने आए दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपनी बहुत ही मशहूर किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस पूरी प्रक्रिया को पहली बार दुनिया के सामने एक सिद्धांत के तौर पर पेश किया। और इस सिद्धांत का सार यही था कि ये कोई आम व्यापार नहीं था जिसमें दोनों तरफ फायदा हो। नहीं, ये एक सिस्टमैटिक, एक तरफा ट्रांसफर था। मतलब भारत से पैसा और संसाधन लगातार ब्रिटेन जा रहे थे और बदले में भारत को आर्थिक रूप से कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हो कैसे रहा था? ये पैसा भारत से ब्रिटेन जा कैसे रहा था? दादा भाई नौरोजी ने इसके पीछे के पूरे सिस्टम का पर्दाफाश किया। इसके 3 बड़े रास्ते थे। पहला तो ये कि कंपनी भारतीय पैसे से ही भारतीय माल खरीदती, उसे बाहर बेचती और सारा मुनाफा ब्रिटेन में रख लेती। दूसरा, होम चार्जेस के नाम पर भारत के ही पैसे से ब्रिटेन के सारे प्रशासनिक और फौजी खर्चे उठाए जाते थे। और तीसरा, भारत में यूरोपियन बिजनेस को फायदा पहुंचाया जाता था और उनका सारा मुनाफा भारत में दोबारा इन्वेस्ट होने के बजाय सीधा ब्रिटेन चला जाता था। अब सोचिए, जब लगभग 200 सालों तक ये ड्रेन ऑफ वेल्थ चलता रहा तो इसका असर कितना भयानक हुआ होगा। इसने एक तरफ भारत को कंगाल कर दिया और दूसरी तरफ ब्रिटेन की किस्मत चमका दी। आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। 19वीं सदी के आखिर तक भारत अपनी नेशनल इनकम का करीब 6% हर साल गंवा रहा था और यही पैसा ब्रिटेन की नेशनल इनकम में 2% का इजाफा कर रहा था, ठीक उसी वक्त जब वहां औद्योगिक क्रांति चल रही थी। मतलब साफ था, एक का नुकसान, दूसरे का सीधा फायदा। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू थे। एक तरफ भारत था, जहां के उद्योग धंधे चौपट हो रहे थे, कारीगर भूखे मर रहे थे और देश में गरीबी फैल रही थी। और दूसरी तरफ था ब्रिटेन, जहां उसी पैसे से फैक्ट्रियां लग रही थीं, पैसा इन्वेस्ट हो रहा था और साम्राज्य बढ़ रहा था। लेकिन नौरोजी के इस सिद्धांत का असर सिर्फ किताबी बहसों तक ही सीमित नहीं रहा। इसने तो भारत की राजनीति में जैसे एक आग ही लगा दी, क्योंकि पहली बार लोगों के पास एक बहुत ही साफ और ठोस आर्थिक वजह थी ये समझने के लिए कि ब्रिटिश राज भारत के लिए कितना नुकसानदेह है। और इसी समझ ने स्वराज यानी अपने राज की मांग को एक मजबूत बौद्धिक जमीन दी। ये थ्योरी अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं रह गई थी, ये आज़ादी की लड़ाई का एक नारा बन गई। इसने उपनिवेशवाद के आर्थिक शोषण की पोल खोल दी। इसने जाति और क्षेत्र से ऊपर उठकर सभी भारतीयों को एक साथ ला खड़ा किया। और तिलक से लेकर गांधी जैसे बड़े नेताओं के लिए ये ब्रिटिश राज के खिलाफ एक मुख्य तर्क बन गया। और ये आज भी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है कि आज की जो ग्लोबल इकोनॉमी है, उसकी नींव में कहीं ना कहीं इतिहास की ये धन की निकासी तो नहीं छुपी है। इस पर सोचना तो बनता है।